स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे एसी सर्किट का एक और टॉपिक, एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस। इसका मतलब है कि हम लोग एक ऐसे एलिमेंट के अक्रॉस अपन रिस्पांस निकालेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, जिसमें प्योर इंडक्टेंस है, मतलब कि जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव इफेक्ट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली प्योर इंडक्टिव कॉइल को अटेन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी यदि हमको रिस्पांस फाइंड करना है तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये एक प्योर इंडक्टिव कॉइल है और इट इज़ एज गुड एज क्लोज टू द प्योर इंडक्टिव कॉइल। ठीक है, तो मान लें कि ये एक एल इंडक्टिव कॉइल है जिसके अक्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अप्लाई किया है। तो इसमें से एक करंट फ्लो होता है, अल्टरनेटिंग करंट I। ठीक है, अब चूंकि ये एक इंडक्टिव कॉइल है तो इसमें एक सेल्फ इंडक्टिव EMF फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इंड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। उसको मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी का इंड्यूस EMF इसमें आता है, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं VL से। ठीक है, अब चूंकि यही एक वोल्टेज है जो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वोल्टेज इज इक्वल टू ये वोल्टेज हो जाता है, मतलब V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये जो V है हमने उसको अज्यूम किया है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब डी आई बाई डी टी की वैल्यू यदि मैं फाइंड करूँ तो डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम डिवाइडेड बाई एल साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर है, बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से एल को यहाँ ले गया क्योंकि मुझे फाइंड करना है करंट की वैल्यू, तो करंट को एक साइड लाना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरे साइड। अब मैं इस डी टी को इधर ले जाता हूँ। ठीक है, यदि मैं इस डी टी को इधर ले जाऊँ तो वो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, डी आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब यदि मुझे आई फाइंड करना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, आप इसको अलग अलग स्टेप में कीजिएगा, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं आई को डी आई को इंटीग्रेट करता हूँ तो वो बचेगा आई। ठीक है, वी एम बाई एल तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर में बचेगा साइन ओमेगा टी डी टी। तो आपको पता होगा साइन ओमेगा टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये हो जाएगा वी एम बाई एल, इसका हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। क्लियर है। अब कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं, अपने को पता था, यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप हमको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन एल, ये माइनस साइन को मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस इसका हो जाएगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना। क्लियर है, और एक ओमेगा नीचे था उसको मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में ओमेगा थी वो यहाँ आ गया। अब एक और हमारे पास फार्मूला है, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है, मतलब यदि पहले माइनस लगाया तो उसको हम अंदर ले आके माइनस साइन थीटा करते हैं, तो इस माइनस को अपन लोग यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पर अपन कर देंगे, तो ये ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा वी एम बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो ये हो गया हमारा करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इसी को कई बार क्या करते हैं कि 90 डिग्री को अपन पाई बाय 2 रेडियंस में भी शो करते हैं, तो पाई बाय 2 लिख देते हैं, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 भी कई जगह पर नोट किया जाता है। ठीक है, अब इस करंट की जो वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम तभी हो सकती है जबकि इस साइन की वैल्यू जो है ये मैक्सिमम हो। और ये वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, तो हम जानते हैं किसी भी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 हो सकती है, तो इसकी वैल्यू जब 1 होगी तभी ये पूरा करंट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ से अपन निकालेंगे, वो तभी होगी जब ये 1 होगा, तो वो वैल्यू कहलाएगी वी एम बाय ओमेगा एल। ठीक है, अब इसी को यदि मैं इस वी एम बाई ओमेगा एल जो यहाँ पर है उसको मैं पुट करता हूँ, तो मेरा आई की जो नई इक्वेशन बनेगी, देखिए यहाँ से देख देख के मैं लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू ये वी एम बाई ओमेगा एल क्या है, ये आई एम है, यहाँ से दिख रहा है अपने को, तो ये हो जाएगा आई एम
साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो ये आ गई हमारी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी शुरू में ही, हम हमेशा लेकर के चलते हैं, वो होती है वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यदि मैं इसकी वेव फॉर्म बनाने की कोशिश करूँ दोनों की, ये देखिए ये वेव फॉर्म बनी हुई है, ये हमारा ओमेगा टी का एक्सिस है, ये वाला एक्सिस जो है वो मैग्नीट्यूड का है। तो ये जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है ये है वोल्टेज की वेव फॉर्म। ये जीरो से स्टार्ट हो रही है क्योंकि इसका फेज़ कितना है वोल्टेज का, ये देखिए वोल्टेज का फेज़ जीरो है, ठीक है, इसलिए इसको अपन ने जीरो से स्टार्ट किया है। और ये उसकी वेव फॉर्म है। करंट जो है वो इस वोल्टेज के कंपैरिजन में देखिए 90 डिग्री माइनस में है। तो करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 90 डिग्री बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वोल्टेज जब स्टार्ट हो जा रहा है उसके 90 डिग्री बाद में स्टार्ट हो रहा है। जब ये 90 डिग्री बाद में स्टार्ट होगा तो ये 90 डिग्री है और उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा करंट जो कि ग्रीन लाइन से बनाया गया है। तो इस केस में हम लोग ये देख सकते हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो फेज़ एंगल है, जो फेज़ डिफरेंस है बिटवीन V एंड I वो कितना है, वो है 90 डिग्री। और इसको अपन बोलते हैं लैगिंग। लैगिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज करंट जो है उसका एंगल जो है वो कम है वोल्टेज के एंगल से, ठीक है। तो यदि वोल्टेज का एंगल को अपन रेफरेंस मान रहे हैं क्योंकि वोल्टेज का एंगल जीरो पे है, करंट का एंगल उससे 90 डिग्री बाद में स्टार्ट हो रहा है, बाद मतलब लैग पीछे, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो हमको यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि जो फेज डिफरेंस है वो है 90 डिग्री लैगिंग, ठीक है। तो एक रिजल्ट हमको यहाँ से मिल जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पावर फैक्टर, याद है आप लोगों को पावर फैक्टर? पावर फैक्टर क्या था, वो था कॉस फाई, ठीक है। फाई की वैल्यू कितनी है 90, तो इसका मतलब है जो पावर फैक्टर यहाँ से आएगा वो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी प्योर इंडक्टिव कॉइल होती है, एक ऐसी कॉइल जो कि प्योरली इंडक्टिव है, तो उस केस में जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, वो होता है ज़ीरो, ठीक है। ये हो जाता है ज़ीरो, क्लियर। अब एक चीज़ हमको और यहाँ पर मिली थी, देखिए यदि इस पर अपन गौर करें, इसको यदि अपन ध्यान से देखते हैं तो हमको ये मिलता है कि आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल। ये बिल्कुल ओम्स लॉ जैसा दिख रहा है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर वी, यहाँ पर भी वी। तो ये जो वैल्यू होगी ओमेगा एल, ये पूरी तरह से प्लेज द पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ये पूरी तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि ये एसी सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एसी सर्किट का रेजिस्टेंस है, मतलब कि इट इज़ अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए, एसी करंट के लिए ये अपोजिशन ऑफर करता है। और अपोजिशन ऑफर यदि करता है, ठीक है, यदि ये अपोजिशन ऑफर करता है तो ये क्या हो गया, एज गुड एज रेजिस्टेंस। और इसको हम लोग कहते हैं, इसी का जो नाम है वो है रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एल लगा है मतलब ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। हमने ओमेगा एल को एक नया नाम दे दिया एक्सएल। तो एक्सएल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है अपन जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा एक्सएल क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा एल, और ये इज इक्वल टू हो गया 2πfl, ठीक है। तो ये हमको एक नई चीज़ और पता चल गई। तो हमको अभी दो चीज़ें पता चल चुकी हैं क्लियरली। एक तो ये फेज़ अपने को दोनों का वेव फॉर्म दिख रहा है हमको, दोनों वेव फॉर्म से हमको ये पता चलता है कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। और वो यहाँ से अपने को इन दोनों इक्वेशन से भी पता चल जाता है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस और कैसा है, 90 डिग्री लैगिंग, मतलब करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। उसके बाद हमको एक नया टर्म पता चला ओमेगा एल। ओमेगा एल को हमने क्या नाम दे दिया, नोटेशन दे दिया एक्सएल, और जो कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और ये क्या करता है, ये भी अपोजिशन ऑफर करता है इन द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये एज गुड एज रेजिस्टेंस ही है, परंतु उसका नाम अब क्या रहेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसकी भी जो यूनिट रहा करेगी, इसकी भी यूनिट ओम्स ही रहा करेगी, ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो यूनिट भी रेजिस्टेंस की ही ये लेगा, तो इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, ओम रहेगी, ठीक है। याद रखिएगा इसकी भी यूनिट ओम रहेगी, ठीक है। तो अब हमको एक नई चीज़ पता चल गई है इसमें, वो है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 2πfl। ये इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है ओम, ठीक है। इसको भी अपन ऐसे शो करते हैं। अब हम लोग लास्ट में अब हम लोग निकालते हैं
क्या निकालें, अब निकालेंगे हम लोग पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू वी आई। वी हमने क्या लिया था, वी लिया था हमने वी एम साइन ओमेगा टी। आई हमारा क्या निकला, आई निकला आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 निकला। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आंसर आएगा, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी माइनस 90 का इसके पहले एक वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये देखिए उसकी वैल्यू थी माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस 90 को अपन साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस ओमेगा टी को अपन कॉस ओमेगा टी लिख देंगे विथ माइनस साइन, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन निकाला था। तो ये हो गया। इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, यदि मैं इसमें डिवाइड कर दूँ 2 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो चल जाएगा काम, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वी एम आई एम बाई 2, और ये हो जाएगा देखो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और माइनस का साइन यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 ओमेगा टी, से अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस पावर। यदि मैं एवरेज पावर निकालूं फॉर वन साइकिल, एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 2 पाई, और 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा, और क्या लिख दूंगा, माइनस वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, वही करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमने क्या कर दिया है, हमने कर दिया है इसकी एवरेज पावर निकाल ली है। एवरेज पावर कैसे निकाल रहे हैं, फॉर वन साइकिल, एक साइकिल का टाइम पीरियड लिया 0 से 2 पाई और उसे से डिवाइड कर दिया, बाकी ये सेम वैल्यू को अपन ने इंटीग्रेट कर दिया। जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और जब उसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमको पता है कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए ये जो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और जब हम उसमें लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि फॉर ए कंप्लीट साइकिल इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, आप इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा 0 ही आएगी। तो इसका मतलब हमको क्या मिला कि एवरेज पावर फॉर वन साइकिल इज इक्वल टू 0। तो इन केस ऑफ प्योर इंडक्टेंस पावर इज इक्वल टू कितनी होती है, 0। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है। तो आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा कि जब प्योर इंडक्टेंस की बात होती है, जब हमारे सर्किट में प्योर इंडक्टेंस की अपन बात करते हैं, जब उसके अक्रॉस AC लगाते हैं तो उस पर पावर कितनी आती है, पावर आती है 0। पावर फैक्टर कितना आता है, वो आता है 0, है ना। फेज डिफरेंस कितना आता है, तो वो आता है माइनस 90 डिग्री, मतलब करंट लैग कर रहा है, करंट इज लैगिंग। और एक नया टर्म आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और उसी को बोलते हैं 2 पाई एफ एल। ठीक है, ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम, जो कि करंट को अपोज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर इंडक्टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे भी जानकारी रखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आगे भी कई सारे लेक्चर्स ऐसे ही आप देख सकते हैं।